नमस्ते दोस्तों, गोदी मीडिया, चाटुकार मीडिया, देशभक्त मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया, लुटियन जर्नलिज्म, खान मार्केट गैंग और ना जाने कौन कौन सी उपाधियों के साथ हमारे देश की मीडिया को नवाजा जाता है। इन सब में गोदी मीडिया शब्द आप पिछले कुछ सालों से लगभग रोज ही सुनते हैं। एक तरफ जहां मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की चरणवंदना में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मीडिया का एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी सरकार के अगेंस्ट रहता है। पर जैसा कहते हैं कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं और सच इन्हीं पहलुओं के बीच में होता है, तो आज के इस वीडियो में हम फैक्ट्स और एविडेंस के साथ डिटेल में बात करेंगे कि हमारे देश के मीडिया का पिछले कुछ सालों में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। क्यों मीडिया सरकार का माउथपीस बन जाती है? क्या मीडिया का असली काम सिर्फ सरकार का विरोध करना ही है? कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं मीडिया की? कैसे YouTube अब टीवी मीडिया का ऑल्टरनेटिव बनता जा रहा है, लेकिन इस पे हम कितना भरोसा कर सकते हैं? और लास्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे कि वो कौन से सॉल्यूशंस हैं जिससे मीडिया सही मायने में जर्नलिज्म के रास्ते पे चले और देश के लोगों के हित में काम करे। क्या आपने कभी सोचा है कि मीडिया को फोर्थ पिलर क्यों कहते हैं? ये वर्ड फोर्थ पिलर आया कहां से? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, तो पहले इस कहानी को समझते हैं। स्कॉटिश एसेइस्ट, हिस्टोरियन और फिलोसोफर थॉमस कार्लाइल 1840 में अपनी किताब ऑन हीरोज एंड हीरो वर्शिप में लिखते हैं कि फरवरी 1771 ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन की प्रेस ओपनिंग डिबेट में एडविन बर्के नाम के एक स्टेटमेंट ने कहा कि पार्लियामेंट में 3 स्टेट्स हैं, लेकिन एक चौथा स्टेट भी है जो इन तीनों स्टेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सुनकर सभी थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि 3 स्टेट्स तो सभी को पता थे, पर ये चौथा स्टेट क्या है किसी को नहीं। उस समय जो ये 3 स्टेट थे वो थे, पहला लॉर्ड्स स्पिरिचुअल्स का, जिसमें चर्च के बिशप आते थे, दूसरा लॉर्ड्स टेम्पोरल जिसमें जमींदार टाइप के लोग आते थे, और तीसरा आपके और हमारे जैसे कॉमन लोग। लेकिन चौथा स्टेट जैसा कुछ नहीं था। पर फिर बुर्के ने गैलरी में बैठे हुए रिपोर्टर्स की तरफ इशारा किया, वही रिपोर्टर्स जिनका काम था ब्रिटेन की संसद में जो हो रहा है उसे आम जनता के बीच में लाना। इसी फोर्थ स्टेट को आज हम भारत की डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहते हैं। शायद उस समय के लोगों को ये बात बड़ी अजीब लगी होगी कि रिपोर्टर्स के पास ऐसी कौन सी पावर है जिसके लिए उन्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। लेकिन एडविन बुर्के ने बहुत ही जल्दी ये समझ लिया था कि ना सिर्फ ये लोग रिपोर्ट्स आम जनता के बीच लाते हैं, बल्कि इनकी पहुंच देश में बैठे हर एक व्यक्ति तक है। और जब ये रिपोर्ट्स लेके जा सकते हैं तो लोगों के बीच एक नैरेटिव सेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। यही इस फोर्थ स्टेट या कहें मीडिया की पावर है, लोगों के बीच नैरेटिव सेट करना। और इस बात को समझने के लिए हम अपनी हिस्ट्री को ही देख सकते हैं। मीडिया ने लोगों के बीच नैरेटिव सेट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जैसे रिसेंट में ही कोविड-19 की वैक्सीन डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को लेके द न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया और NDTV ने भारत और दुनिया भर में इसके अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया। स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमारे मंगलयान और चंद्रयान को लेके हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे जैसे मीडिया आउटलेट्स ने हमारे अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया। चंद्रयान 3 अपने मिशन में सफल हो गया। चंद्रयान 3 की लैंडिंग दुनिया में इसकी चर्चा भी हो रही है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 मिशन। क्लाइमेट एक्शन और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्रेस पे गार्जियन, नेशनल ज्योग्राफिक, द हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स ने सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की ग्रोथ और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के भारत के कमिटमेंट को लेके पॉजिटिव नैरेटिव्स बनाए। लेकिन जब भी मीडिया गलत और नफरती नैरेटिव्स बनाती है लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए, तो उसके नतीजे बहुत भयावह होते हैं। हिटलर के राज में जर्मनी में ज्यूज के साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया को पता है। 1994 में रवांडा जीनोसाइड, जहां पे एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के खून के प्यासे हो गए थे। अगर भारत की ही बात करें तो जिस तरह टीवी पे हिंदू मुस्लिम किया जाता है, एक कम्युनिटी के लिए नफरत को हवा दी जाती है, उसका नतीजा मॉब लिंचिंग है। जैसे दादरी 2015 में मोहम्मद अखलाक, 2017 अलवर में पेलू खान, 2020 पालघर में 2 हिंदू साधु और उनके ड्राइवर। ऐसे और भी केस देश के कई सूबों में मिल जाएंगे। 5 फरवरी 2021 को लोकसभा में श्री नापा कुमार ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से सवाल पूछा था कि हमारे देश में कितने रजिस्टर्ड न्यूज चैनल हैं, जिसके जवाब में MIB ने लिखा था 388 न्यूज एंड करंट अफेयर टीवी चैनल। इसमें से
नेशनल वाइड 27 हिंदी न्यूज चैनल और 15 इंग्लिश न्यूज चैनल हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये फ्रेंच एनजीओ है जो हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की लिस्ट बनाती है। इसने भारत को 2024 में 180 कंट्रीज में 159 रैंक दी है और लिखा है कि विद वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मीडिया ओनरशिप एंड पॉलिटिकल अलाइनमेंट के कारण दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स खतरे में है। एक तरफ तो हम अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के साथ साथ मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोल के बहुत प्राउड फील करते हैं और उसी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर यानी कि मीडिया वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में 159 रैंक पे है। एक तरफ तो हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारी मीडिया हमारे ही पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी पीछे है। आप में से शायद कुछ लोग ये कहेंगे कि अरे पाकिस्तान से पीछे कैसे हो सकते हैं, वहां तो रोटी खाने के भी लाले पड़े हैं। और ये सब विदेशी ताकतें हैं जो हमारे देश को बदनाम करने में लगी हुई हैं। पर क्या वाकई में ऐसा है या इस रिपोर्ट में कुछ सच्चाई भी है? चलिए कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। पिछले 10 साल में मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमेशा बचते आए हैं, लेकिन इस चुनाव में हम सभी ने देखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 200 से ज्यादा पब्लिक इवेंट्स और लगभग 80 इंटरव्यूज मीडिया को दिए, वो भी बस 76 डेज में। इन रैलीज में प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे देश के मुस्लिम्स के लिए ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों जैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, घुसपैठियों को बांटेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट को मिसकोट करते हैं। जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अपोजिशन के लिए मुजरा करना है तो करें जैसी बातें करते हैं। उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। कांग्रेस मंगलसूत्र ले जाएगी, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। 2 भैंस है तो एक कांग्रेस ले जाएगी। हमारे पास 2 भैंस हो है तो एक भैंस कांग्रेस वाला कैसे सरकार में आपी दो, एक तुम्हारा छोकरा ना पाएंगे। ऐसी बातें जिनका कोई सर पैर नहीं है इस चुनाव में वो करी गई। लेकिन 80 इंटरव्यूज कम और मोनोलॉग ज्यादा लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री को एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है जहां वो अपना नैरेटिव के अकॉर्डिंग बातें बोलते हैं और किसी भी तरह का कोई भी काउंटर सवाल या इंटरप्शन जर्नलिस्ट की तरफ से नहीं किया गया। जैसे रूबिका लियाकत जब उनसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले बयान में पूछती हैं तो मोदी जी कहते हैं मैंने ऐसा कहा ही नहीं। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आनी पड़ी थी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? कौन मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? और जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। और इस पर रूबिका की तरफ से कोई काउंटर सवाल नहीं, उल्टा वो ये कहती हैं। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा है कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसको आप लालन पालन कर सको, सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा, इस बार मुसलमान आपको वोट देगा। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट बताती है कि एएनआई के साथ इंटरव्यू में जब उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं कि मेरा आइडिया था जिसने पारदर्शिता लाई, लेकिन अब हम वापस से पुराने तरीके पे लौट रहे हैं। ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव तो खर्चा होता था। इसमें ना तो पीएम ने और ना ही एएनआई के एडिटर इन चीफ ने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के प्रोसेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। लंदन का फाइनेंशियल टाइम्स जब मोदी जी से मुस्लिम माइनॉरिटीज के फ्यूचर का पूछते हैं तो मोदी जी उन्हें इंडियन पार्टीज की इकोनॉमिकल सक्सेस के बारे में बताते हैं। इंटरनेट पे इन सो कॉल्ड इंटरव्यूज का ढेर मिल जाएगा और इन इंटरव्यूज ने मीम बनाने वालों की तो मौज ही करा दी है। मोदी जी और उनके मंत्री 400 पार का नारा दे रहे हैं लेकिन मीडिया कोई सवाल ही नहीं कर रहा, उल्टा अपने शोज या स्टोरीज में जनता को कन्विंस करने में लगे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का तो काम है पीआर करना, पर मीडिया का काम तो एक वॉचडॉग जैसा है। उसे तो फैक्ट्स और एविडेंस के साथ अपनी बातें रखनी चाहिए।
लेकिन मीडिया भी लार्जर देन लाइफ जैसी इमेज बनाने में लगा हुआ था। फरवरी 2021 में कोविड पेंडेमिक के टाइम बाबा रामदेव उस समय के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन के साथ कोरोनिल लॉन्च करते हैं और कहते हैं ये कोविड को ठीक कर देगा और बताते हैं कि उनके टेस्ट का रिजल्ट का सक्सेस रेट 100% है। WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का रिकॉग्निशन मिला है, जिसे बाद में खुद WHO ही फॉल्स डिक्लेयर कर देता है। बाबा रामदेव एलोपैथी के लिए स्टूपिड और बैकरप्ट साइंस जैसी बातें कहते हैं। अगस्त 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इनके अगेंस्ट पिटीशन लगाता है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करते हुए ऑर्डर देती है कि ऐसे सभी फॉल्स क्लेम्स का एडवर्टाइजमेंट तुरंत रोक दिया जाए। हालांकि बाबा रामदेव अपने एडवर्टाइजमेंट्स को नहीं रोकते और जैसा हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानने के कारण अप्रैल 2024 में बाबा रामदेव कोर्ट में हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। अगर हमारी मीडिया कोरोनिल लॉन्च के टाइम बाबा रामदेव और बालकृष्ण से, जैसे हमारे पीएम कहते हैं, कठोर सवाल पूछती, तो शायद बाबा रामदेव लोगों के सेंटिमेंट्स और हेल्थ के साथ नहीं खेल पाते। मई 2023 में मणिपुर में दो कम्युनिटीज मैती और कुकी के बीच वायलेंस होती है, जिसमें गवर्नमेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग 221 लोगों की जान जा चुकी है और 60,000 लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। लेकिन हमारी मीडिया जुलाई 2023 में जाकर जागता है, जब मणिपुर से 2 महिलाओं का वीडियो बाहर आता है, जिसमें अपमानजनक तरीके से उन्हें पब्लिकली परेड कराई जाती है। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट कहती है कि 3 मई से 19 जुलाई तक देश का टीवी पीएम के यूएस और फ्रांस दौरों को कवर करने में लगा हुआ था। इस दौरान अंजना ओम कश्यप, नाविका कुमार, अर्नब गोस्वामी ने अपने प्राइम टाइम पे मणिपुर को लेके 0 शोज किए। जब तक वो वीडियो वायरल नहीं हुआ, तब तक ना हमारे पीएम अपनी किसी स्पीच में और ना ही मीडिया का एक बड़ा और बहुचर्चित वर्ग इसको अपने प्राइम टाइम में जगह देता है और ना ही सरकारों से कोई सवाल पूछे। और पूछते भी कैसे? मणिपुर और सेंटर दोनों में ही बीजेपी की सरकार चल रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI की रिपोर्ट दिखाती है कि अभी भी बेरोजगारी का दर भारत में 7% से ज्यादा है। द वैर की एक रिपोर्ट ने 16 दिसंबर 2023 से 21 मई 2024 के बीच 10 बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स को मॉनिटर किया कि इन्होंने कितनी स्टोरीज अनएम्प्लॉयमेंट पे की हैं। इनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टोटल 113 स्टोरीज की गई, लेकिन मजे की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 43 स्टोरीज ही अनएम्प्लॉयमेंट पे फोकस थी। बाकी 70 स्टोरीज में बस अनएम्प्लॉयमेंट को एज ए रेफरेंस की तरह यूज किया। बेरोजगारी का मुद्दा जो सीधे तौर पे हमारे नौजवानों और उनके परिवारों को इम्पैक्ट करता है, उस पे सिर्फ और सिर्फ 43 स्टोरीज। एग्जाम पेपर का लीक होना, खाली पड़े सरकारी पदों को ना भरना या एग्जाम रिजल्ट में स्कैम होना, इन सभी पे सरकारों से सवाल होने चाहिए। आए दिन पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के प्राइस बढ़ाए जाते हैं, चाहे वो सेंटर करे या स्टेट गवर्नमेंट। बोझ तो आम जनता को ही उठाना पड़ता है। मीडिया को होना चाहिए कि वो सरकारों से सवाल पूछे, डिबेट करे, सोल्यूशन मांगे। लेकिन 23 अप्रैल 2024 की न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट ये कहती है कि इसी साल 1 फरवरी से 12 अप्रैल के बीच 6 बड़े एंकर्स के 429 प्राइम टाइम के सेगमेंट्स को चेक किया तो पाया एंटी अपोजिशन पे 224, प्रो मोदी पे 116, हिंदू मुस्लिम पे 24, एंटी गवर्नमेंट पे 6, जॉब एजुकेशन पे 5 और अदर जिसमें ओपिनियन पोल भी शामिल है उस पे 54। यानी कि लोगों से जुड़े मुद्दे जो उनकी जेब, सेहत पे सीधे असर करते हैं, उस पे 1% से भी कम बार बात की गई। बूम लाइव 2020 से हर साल फैक्ट चेक को लेके एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसकी 2023 की रिपोर्ट कहती है कि 77 ऐसे यूनिक फैक्ट थे जो गलत थे या मिस रिपोर्ट किए गए थे और इनमें से 62 मेन स्ट्रीम मीडिया ने इन्हें पब्लिश किया था। ये तो बस कुछ ही एग्जांपल्स हैं। अगर हम और डिटेल्स में जाएं तो घंटों इन्हीं एग्जांपल से बात कर सकते हैं। हमारा देश जो दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसमें मीडिया का ये हाल होना बहुत ही चिंताजनक है। अब आपके मन में इस समय कुछ सवाल आ रहे होंगे, जैसे क्यों टीवी मीडिया सरकार से सवाल करने के बजाय सरकार की आवाज बन गया है, और क्या हम टीवी छोड़ के अब यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाना चाहिए? तो देखिए, टीवी मीडिया एक बिजनेस है जैसे बाकी बिजनेस होते हैं। इसमें आपके और मेरे जैसे लोग ही काम करते हैं। जैसे हर बिजनेस का टारगेट होता है ग्रो करना, वैसे इनका भी यही टारगेट होता है कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना, और इसमें लगते हैं बहुत सारे रिसोर्सेज, जिसमें कैपिटल या यूं कहें पैसा एक बड़ा फैक्टर है। और इसे कमाने के कई तरीकों में सबसे लुभावना तरीका है एडवर्टाइजमेंट। डेक्कन हेराल्ड की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि 2018 से अब तक मोदी गवर्नमेंट 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर चुकी है। घबराइए मत,
इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारा पैसा टीवी वालों को ही दे दिया है। ये टोटल अमाउंट है जिसे मोदी गवर्नमेंट ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और आउटडोर पब्लिसिटी में यूज किया है। न्यूज लॉन्ड्री ने 2020 से 2022 के बीच अलग अलग चैनल्स को मिले एड रेवेन्यूज की एक टेबल बनाई है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा बिजनेसमैन भी न्यूज चैनल को ओन करते हैं और ऑब्वियसली उनके वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मीडिया पे एक प्रेशर रहता है जी हुजूरी का। पर क्या इसका मतलब ये है कि मीडिया गवर्नमेंट से या उनकी पॉलिसीज पे सवाल ही ना करे? इसका जवाब है नहीं। जैसे हर जॉब में एथिकल वैल्यूज होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे ही जर्नलिज्म का भी अपने कुछ प्रिंसिपल और वैल्यूज हैं। अगर आप इन्हें ही कॉम्प्रोमाइज कर दें तो शायद आप बिजनेस ग्रो कर पाएं, लेकिन अपने प्रोफेशन की वैल्यू और उसकी इज्जत को खत्म करने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गोदी मीडिया। और सरकारें तो आएंगी जाएंगी, लेकिन जो गलत रास्ता एक बार बन गया है उसे बंद करना उसे बनाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। यही अगर YouTube की बात करें तो YouTube पे बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स अपने तरीके से जनता के मुद्दों को, सरकार की पॉलिसीज पे अपनी बात रखते हैं। जैसे रिसेंटली ध्रुव राठी के वीडियोस करोड़ों में लोगों ने देखा, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया। वहीं रवीश कुमार रोजाना किसानों, नौजवानों के मुद्दे उठाते रहते हैं। बाकी डिजिटल जर्नलिस्ट भी पब्लिक के बीच में जाके रिपोर्टिंग करते हैं। मेरा यहाँ ये मानना है कि इन वीडियोस में ग्राउंड एक्सपोजर की काफी कमी रहती है। ये वीडियोस बाकी मीडिया इंस्टीट्यूट्स, स्पेशली प्रिंट मीडिया का एक कलेक्शन होता है विद सम पर्सनल ओपिनियन। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब सिर्फ एक तरफ के पक्ष के आर्टिकल के बेसिस पे ही वीडियोस बनाए जाएं तो उसमें बायसनेस अपने आप आ जाती है। और इसलिए आपको YouTube पे ही ध्रुव राठी और रवीश कुमार के वीडियोस का काउंटर वीडियोस, जहां लोग उनके आर्गुमेंट्स को रिबटल करते हैं। दूसरी कमी मुझे रिसोर्सेज की लगती है। टीवी मीडिया के पास रिसोर्सेज बहुत होते हैं जिससे वो ग्राउंड रियलिटी आपके और हमारे सामने ला सकती है, लेकिन वहीं YouTube पे गिनती के ही ऐसे चैनल्स हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज हैं। मेजॉरिटी कंटेंट क्रिएटर एक बहुत ही छोटी टीम के साथ काम करते हैं, लेकिन कम से कम YouTube पे आम जनता, नौजवानों, किसानों के मुद्दों को जगह मिलती है। और शायद यही एक बड़ा कारण बनता जा रहा है कि ऑडियंस अब YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे अपने मुद्दे रखती है, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो या विरोध में। अब बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस की, जो टीवी मीडिया को सरकार की बजाय लोगों की आवाज बनने में मदद कर सकता है। पहला, बिजनेस मॉडल में सुधार करना। एडवर्टाइजमेंट के पैसे कमाना कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर इन एडवर्टाइजमेंट की आड़ में जर्नलिज्म के सिद्धांतों से ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट को नहीं लेना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सब्सक्रिप्शन बेस्ड अर्निंग। सरकारों या प्राइवेट कंपनीज के बजाय ऑडियंस को अप्रोच किया जाए। इससे मीडिया आउटलेट को अपने बिजनेस रन करने के लिए सिर्फ सरकारी विज्ञापनों के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। और ऐसे बहुत से आउटलेट, स्पेशली प्रिंट मीडिया, ऑलरेडी इस बिजनेस मॉडल को प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा, टीवी पे होने वाली कम्युनल डिबेट पे पाबंदी। किसी भी तरह की डिबेट जो सीधे तौर से कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करे, ऐसे डिबेट को ना सिर्फ रोकना चाहिए, उन मीडिया आउटलेट्स और एंकर्स के अगेंस्ट सख्त लीगल कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे सिर्फ एक साइड को ही मत सुनो। आपको चाहे सरकार पसंद हो या नहीं, किसी भी नतीजे में पहुंचने से पहले आप खुद रिसर्च करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर को देखें। मेरे नजरिए में जागरूक रहने के लिए आप हर पक्ष को सुने। सिर्फ एक आदमी के नाम पे वोट देने की बजाय आप अपने एरिया या लोकेलिटी में देखें कि क्या बदला है। अपनी जेब टटोलें, अपनी सेहत को देखें और बदलाव के अकॉर्डिंग ही वोट दें। मीडिया भले ही नैरेटिव सेट करता रहे, लेकिन अगर आप जागरूक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, तो आपके हाथ में ताकत है। सरकार आपके हित में काम करे और मीडिया भी आपके सवाल पूछेगा। इस बार के चुनाव रिजल्ट ने तो ये साबित ही किया है कि लोगों की ताकत के सामने कोई पीआर नहीं टिकती। ये चैनल मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। यहाँ मैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को फैक्ट्स और एविडेंस के साथ साथ आसान भाषा में डिस्कस करूंगा। हर कहानी के सभी पक्ष आपको दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।